गए तो वो कौन सा प्रक्रम होगा? सेकेंडरी प्रक्रम होगा, द्वितीय प्रक्रम होगा। लिखना प्राथमिक प्रक्रमों में बने उत्तेजित अणु, प्राथमिक प्रक्रमों में बने उत्तेजित अणु परमाणु, प्राथमिक प्रक्रमों में बने उत्तेजित अणु परमाणु या आयन, प्राथमिक प्रक्रमों में बने अणु, उत्तेजित अणु, परमाणु या आयन, या मुक्त मूलक यदि द्वितीय प्रक्रम में भाग लें, यदि द्वितीय प्रक्रम में भाग लें। भाई प्राथमिक प्रक्रम में कुछ भी बन सकता है, उत्तेजित अणु भी बन सकता है, आयन भी बन सकता है, मुक्त मूलक भी बन सकता है। ठीक है, अगर वो द्वितीय प्रक्रम में भाग लें, लिखना यदि द्वितीय प्रक्रम में भाग लें और द्वितीय प्रक्रम में बना हुआ कण भी उत्तेजित हो जाए, और द्वितीय प्रक्रम में बना हुआ कण भी उत्तेजित हो जाए, और द्वितीय प्रक्रम में बना हुआ कण भी उत्तेजित हो जाए, तो यह अभिक्रिया तब तक चलती जाती है, जब तक इसे रोका न जाए। तो यह अभिक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक इसे रोका न जाए। ठीक है, जब तक इसे रोका न जाए। इस कारण ऊर्जा के एक फोटोन के अवशोषण से, इस कारण ऊर्जा के एक फोटोन के अवशोषण से, इस कारण ऊर्जा के एक फोटोन के अवशोषण से, ऊर्जा के एक फोटोन के अवशोषण से अभिकारक के कई अणु अभिक्रिया में भाग ले लेते हैं। ऊर्जा के एक फोटोन के अवशोषण से अभिकारक के कई अणु अभिक्रिया में भाग ले लेते हैं, जिससे क्वांटम लब्धि का मान बढ़ जाता है, जिससे क्वांटम लब्धि का मान बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल श्रृंखला अभिक्रियाएं, फॉर एग्जाम्पल श्रृंखला अभिक्रियाएं। देखो भाई, इसके मैकेनिज्म देख लो आप। सबसे पहले क्या होता है, ये Cl2 होता है। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्या डाला? फोटोन डाला। जैसे ही फोटोन डाला, ये बना देगा 2 क्लोरीन रेडिकल। अब जो क्लोरीन रेडिकल बनता है वो अस्थायी होता है। अब इसका घर उजाड़ दिया किसने? इसने। ये क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। अब बस ये मतलब एक प्रकार से पागल हो गया। इसको जो भी दिखेगा जाके उसको मारेगा ये। अब ये पागल हो गया, ये इसको जो भी दिखेगा उसको जाके ये मारेगा। तो क्या हुआ? स्टेप फर्स्ट यही आ गया, आपकी स्टेप फर्स्ट ही आ गई, स्टेप फर्स्ट ही आ गई। चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप हुआ क्या? इसमें जो Cl2 था उसके आपने जैसे डाला, क्या बन गया? क्लोरीन रेडिकल बन गया। और ये क्लोरीन रेडिकल क्या हो गया? पागल हो गया। ठीक है, मतलब आपने इस क्लोरीन का घर उजाड़ दिया तो ये पागल हो गया, हाईली अनस्टेबल हो गया। अब ये क्या करेगा? अब इसको जो भी दिखेगा उसको जाके बर्बाद कर देगा। तो उसको कौन दिखेगा? H2 दिखेगा। तो ये क्या करेगा भाई? यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेगा। क्या कर देगा? हाइड्रोजन निकाल लेगा। ठीक है, तो स्टेप 2 क्या करोगे आप? चेन प्रोपगेशन स्टेप, चेन प्रोपगेशन स्टेप। क्या होगा इसमें? इसमें आपका जो क्लोरीन रेडिकल है वो किसको मारेगा? जाके H2 को मारेगा। जैसे ही मारेगा तो एक तो बना लेगा HCl प्लस हाइड्रोजन रेडिकल बना लेगा। अब ये खुद बर्बाद, अब ये पागल हो जाएगा। भाई हम स्टेबल थे अच्छे खासे, इस क्लोरीन ने हमारा घर उजाड़ दिया। तो ये फिर से किसके पास जाएगा? ये फिर से जाएगा Cl2 के पास। बोलेगा तूने हमारा घर उजाड़ा, हम तुम्हारा घर उजाड़ देते हैं। तो ये फिर से HCl बना लेगा, फिर से क्या बन जाएगा? क्लोरीन रेडिकल बन जाएगा। तो ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है।
क्लोरीन रेडिकल H2 के ऊपर अटैक करता है, हाइड्रोजन रेडिकल Cl2 के ऊपर अटैक करता है, लगातार चलती रहती है। और तब तक देखो HCl तो आप उत्पाद तो आपको मिलता जा रहा है, HCl तो आपको मिलता जा रहा है। ये प्रोसेस चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है और चलती रहती है जब तक कि इसे रोका न जाए, तो ये चलती ही रहती है। स्टेप थर्ड कौन सी आएगी? देखो क्या हो रहा है, एक ही फोटोन का अवशोषण हो रहा है और बहुत सारे आपके पास उत्पाद के अणु मिल रहे हैं। स्टेप थर्ड है चेन टर्मिनेशन स्टेप। होती है चेन टर्मिनेशन स्टेप। अब अपने को रोकना पड़ेगा। तो जो भी रेडिकल्स आपके पास बने हैं ना, उनको आप जितने तरीके से आप उनको कंबाइन करवा सकते हो करवा दो, ठीक है। एक तरीका तो आपके पास है कि हाइड्रोजन रेडिकल बन रहा है, क्लोरीन रेडिकल बन रहा है, क्या बना ले मिलके HCl बना ले। दूसरा तरीका हाइड्रोजन रेडिकल दूसरे हाइड्रोजन रेडिकल से जुड़ जाए, क्या बना ले H2 बना ले। तीसरा तरीका क्लोरीन रेडिकल और क्लोरीन रेडिकल आपस में मिल जाए, क्या बना ले Cl2 बना ले। यही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी आपके पास नहीं है। तो देखो एक फोटोन के अवशोषण से कितना काम हो गया। ये प्रोसेस चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, तब तक चलती रहती है जब तक इसके वो रोका न जाए। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? हाई क्वांटम यील्ड का। किसका एग्जाम्पल है? हाई क्वांटम यील्ड का, ठीक है। उच्च क्वांटम लब्धि का ये कारण है। एग्जाम्पल क्या कहा आपने? चैन अभिक्रियाएं, श्रृंखला अभिक्रियाएं, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। अगला लिखो निम्न क्वांटम लब्धि के कारण। नेक्स्ट लिखो कॉज ऑफ लो क्वांटम यील्ड। कॉज ऑफ लो क्वांटम यील्ड, निम्न क्वांटम लब्धि के कारण। कॉज ऑफ हाई क्वांटम यील्ड तो पढ़ लिए, अब क्या पढ़ने जा रहे हो? कॉज ऑफ लो क्वांटम यील्ड, ठीक है। निम्न क्वांटम लब्धि के कारण। निम्न क्वांटम लब्धि के कारण देखो क्या हो, आपने किसी मॉलिक्यूल को फोटोन दिया, ठीक है, और वो मॉलिक्यूल ज़बरदस्ती क्या हुआ? एक्टिवेट हो गया। लेकिन एक्टिवेट तो वो हो गया, एक्साइटेड तो हो गया। अब वो क्या करे? अपनी एनर्जी किसी दूसरे मॉलिक्यूल को दे दे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को दे दे, अपनी एनर्जी किसी दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को दे दे और खुद क्या हो जाएगा? वापस से डी एक्साइटेड हो जाए, जैसा था वैसा का वैसा हो जाए। तो क्या वो आगे रिएक्शन को प्रोसीड करवा पाएगा? नहीं करवा पाएगा। जब रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करवा पाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो जो अनुपात आ रहा है क्रिया करने वाले अणुओं की संख्या और भाग लेने वाले फोटोनों की संख्या, जो अनुपात आ रहा है वो कम आएगा। प्रोडक्ट कम बनेगा तो अनुपात कम आएगा और वहाँ पे क्वांटम लब्धि क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो पहले तो क्या हो कि अणु उत्तेजित ही ना हो, बिल्कुल ऐसे निठल्ला पड़ा है, आप फोटोन डाल दो, नहीं ले रहा हो फोटोन, उसको अवशोषित नहीं कर रहा फोटोन को। दूसरा क्या हो, चलो उसने अवशोषित भी कर लिया, लेकिन आगे जाके क्या करेगा? किसी दूसरे अणु को दे देगा, क्रियाकारक अणु को दे देगा और खुद वापस अपनी जगह आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ भी क्या हो जाएगा? क्वांटम लब्धि का मान कम हो जाएगा। तो ये 2-3 इसके कारण हैं, फटाफट से लिख लो, ठीक है भाई। लिखो, यदि प्राथमिक प्रक्रम में बना हुआ उत्तेजित अणु, यदि प्राथमिक प्रक्रम में बना हुआ उत्तेजित अणु, समझ गए ना? जैसे आपने फोटोन डाली, उसने एनर्जी को ले लिया और उत्तेजित हो गया। अब वो उत्तेजित अणु क्या कर ले? वापस से ही अपनी एनर्जी किसको दे दे? या तो किसी से टकरा कर दे दे या किसी को आराम से दे दे और अपनी एनर्जी दे के खुद क्या हो जाएगा? वापस से रिलैक्स हो जाए। तो वहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो क्वांटम लब्धि क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हमने लिखा प्राथमिक प्रक्रम में बने हुए उत्तेजित अणु, प्राथमिक प्रक्रम में बने हुए उत्तेजित अणु टक्करों के कारण या उत्तेजित अणु टक्करों के कारण या निष्क्रिय अणु के संपर्क में आकर अभिक्रिया में भाग नहीं ले पाते। प्राथमिक प्रक्रम में बने हुए उत्तेजित अणु टक्करों के कारण या
निष्क्रिय अणु के संपर्क में आकर अभिक्रिया में भाग नहीं ले पाते, अतः क्वांटम लब्धि का मान कम हो जाता है। अतः क्वांटम लब्धि का मान कम हो जाता है। दूसरा लिखो, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में बने हुए उत्तेजित अणु, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में बने हुए उत्तेजित अणु, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में बने हुए उत्तेजित अणु पुनः क्रियाकारक के साथ क्रिया कर सकते हैं। पुनः क्रियाकारक के साथ क्रिया कर सकते हैं, मतलब समझ गए, जो अणु उत्तेजित हो रहा है वो वापस किसके साथ, अभिकारक के साथ क्रिया कर ले। ठीक है, तो प्राथमिक प्रक्रम में बने हुए उत्तेजित अणु पुनः क्रियाकारक के साथ क्रिया कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो लास्ट स्टेज और देख लो। जो आपको पता है जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल होता है ना उसका जीवनकाल बहुत कम होता है। जो मॉलिक्यूल उत्तेजित हो गया वो काफ़ी कम समय के लिए जीवित रह पाता है। ठीक है, तो उस ड्यूरेशन में जैसे उत्तेजित हुआ उसको अपनी एनर्जी किसी दूसरे को देनी होती है। अगर वो दूसरे को देने में सक्षम नहीं है, अपनी एनर्जी किसी दूसरे को देने में सक्षम नहीं है, तो वहाँ भी क्वांटम लब्धि का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो लिखो, उत्तेजित अणु का जीवनकाल बहुत कम होता है। उत्तेजित अणु का जीवनकाल बहुत कम होता है यदि इस दौरान उसने अपेक्षित अणु से क्रिया नहीं करी। आपने क्या लिखा, उत्तेजित अणु का जीवनकाल बहुत कम होता है यदि इस दौरान उसने अपेक्षित अणु के साथ क्रिया नहीं करी, अपेक्षित अणु के साथ क्रिया नहीं करी, तो यह अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को उत्सर्जित करके फ्लोरोसेंस प्रदर्शित कर देगा। तो यह अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को उत्सर्जित करके फ्लोरोसेंस प्रदर्शित कर देगा। ठीक है भाई, ओके। अब आप हेडिंग डालो, क्वांटम लब्धि को प्रभावित करने वाले कारक। क्वांटम लब्धि को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वांटम यील्ड। क्वांटम लब्धि को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वांटम यील्ड। पहला कारक लिखो आप ताप, पहला कारक लिखो आप ताप, और यहाँ पे एक रिलेशन लिख लेना आप, d log phi over dt इक्वल टू Q ओवर RT स्क्वायर। एक बार आप लाइन लिख लो, एक लिखना, ताप व क्वांटम लब्धि में संबंध निम्न सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। ताप व क्वांटम लब्धि में संबंध निम्न सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है भाई, ताप व क्वांटम लब्धि में संबंध निम्न सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है, d log phi ओवर dt Q ओवर RT स्क्वायर, Q ओवर RT स्क्वायर। ठीक है भाई, Q ओवर RT स्क्वायर। यहाँ जो Q है, Q क्या है, पदार्थ के एक मोल निर्धारण में उत्सर्जित ऊष्मा, पदार्थ के एक मोल निर्माण में मुक्त ऊष्मा की मात्रा है। मुक्त ऊष्मा की मात्रा है। ठीक है भाई, पदार्थ के एक मोल निर्माण में मुक्त ऊष्मा की मात्रा कौन है, क्यों है। तो ये रिलेशन आपको लिखना है, ध्यान रखना। ये आपका क्वांटम यील्ड और टेम्परेचर में क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। एक लाइन लिख लो, वुहान ने बताया कि देखो, ये कहते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने पे
टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्वांटम यील्ड बढ़ती है। ठीक है, लिख रहे हैं ना, वुहान, हाँ जो वुहान शहर है ना चाइना में, वही वैज्ञानिक का नाम है। वुहान ने बताया कि, सॉरी कुहान है, कौन है, कुहान, कुहान ने बताया कि अमोनिया का प्रकाश रासायनिक विघटन, कुहान ने बताया कि अमोनिया का प्रकाश रासायनिक विघटन प्रत्येक 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि से, अमोनिया का प्रकाश रासायनिक विघटन प्रत्येक 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि से 15% बढ़ जाता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि से 15% बढ़ जाता है और 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक 7 गुना तक पहुंच जाता है। 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक 7 गुना तक पहुंच जाता है। दूसरा आप लिखोगे तरंग दैर्घ्य, यहाँ पे लिखोगे आप लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/5, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/5। ये रिलेशन लिख लो, फिर बस अब आप खुद लिख सकते हो कि तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ने के साथ, तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ने के साथ क्वांटम लब्धि का मान घटता है। ठीक है, लिख लो, देखो अवशोषित विकिरणों की तरंग दैर्घ्य बढ़ने के साथ, अवशोषित विकिरणों की तरंग दैर्घ्य बढ़ने के साथ, अवशोषित विकिरणों की तरंग दैर्घ्य बढ़ने के साथ क्वांटम लब्धि घटती है, क्वांटम लब्धि घटती है। नेक्स्ट लाइन लिखना, वॉन हॉकर, वॉन हॉकर एवं हार्टले, वॉन हॉकर एवं हार्टले, हार्टेक, सॉरी वॉन हॉकर एवं हार्टेक साइंटिस्टों के नाम है। वॉन हॉकर एवं हार्टेक ने 1930 में बताया कि, 1930 में बताया कि उच्च तरंग दैर्घ्य पर क्वांटम लब्धि घट जाती है, उच्च तरंग दैर्घ्य पर क्वांटम लब्धि घट जाती है, जिसका संभावित कारण यह है कि उच्च तरंग दैर्घ्य पर क्वांटम लब्धि घट जाती है, जिसका संभावित कारण यह है कि ऊर्जा के इस क्षेत्र में, ऊर्जा के इस क्षेत्र में प्राथमिक वियोजन प्रक्रम की दक्षता कम होती है, ऊर्जा के इस क्षेत्र में प्राथमिक वियोजन की दक्षता कम होती है। ठीक है भाई, ओके। अगला लिखो आप प्रकाश की तीव्रता, तीसरा प्रभावित करने वाला कारक लिखो प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता, और इसमें लिख लो वही रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का लिख लो, प्रकाश की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी क्वांटम लब्धि का मान उतना ही क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ठीक है भाई, लिख लो, लिख लो। धर एवं उनके साथियों ने बताया कि, साइंटिस्ट थे कौन, धर, धर एवं उनके साथियों ने बताया कि, धर एवं उनके साथियों ने बताया कि, धर एवं उनके साथियों ने बताया कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ने के साथ अभिक्रिया की क्वांटम लब्धि घट जाती है, प्रकाश की तीव्रता बढ़ने के साथ अभिक्रिया की क्वांटम लब्धि घट जाती है। चौथा लिखो अक्रिय गैसें, चौथा लिखो
अक्रिय गैसें, इनके बारे में किसने बताया था? हार्टले ने बताया था। किसने बताया था? हार्टले ने बताया था। क्या बताया था? कि अक्रिय गैसों को बढ़ाने पर, अक्रिय गैसों को मिश्रित करने पर क्वांटम दक्षता का मान बढ़ जाता है। तो लिख लो, लिख लो, हार्टले के अनुसार, हार्टले के अनुसार, हार्टले के अनुसार प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में अक्रिय गैसों की उपस्थिति से क्वांटम लब्धि में वृद्धि होती है। अक्रिय गैसों की उपस्थिति से क्वांटम लब्धि में वृद्धि होती है। तो ये 4 प्रभावित करने वाले कारक थे। ठीक भाई, ओके। अब आप हेडिंग डालोगे क्वांटम लब्धि का, या फिर क्वांटम लब्धि का प्रायोगिक निर्धारण, क्वांटम लब्धि का प्रायोगिक निर्धारण। ठीक है भाई, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम यील्ड, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम यील्ड। देखो मैं इसके एक बार जो ऑपरेटर्स हैं उनकी फ़ोटो बना देता हूँ, फिर मैं उस फोटो की सहायता से आपको समझा दूंगा और फिर अपन उसकी थ्योरी लिख लेंगे। ठीक है, ओके। तो देखते जाओ भाई। ठीक है, देखते जाओ भाई, देखते जाओ। ठीक है, ये स्लिट है आपका, ये कोई लेंस है, ये कोई क्या है? लेंस है। यहाँ से लाइटें जाएगी, वो इस टाइप से फिर से क्या हो जाएगी? इकट्ठी हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे आपका रखा हुआ है मोनोक्रोमीटर। क्या रखा हुआ है? मोनोक्रोमीटर, जिसको आप कहते हो प्रिज्म। ये वो क्या है? मोनोक्रोमीटर। मोनोक्रोमीटर, ठीक है, इसको आप प्रिज्म भी कहते हो। ये इसमें से पार होगी और जैसे ये इसमें से जाएगी, ठीक है भाई, तो यहाँ से जो आपके काम की है ना, जो विकिरणें आपके काम की है, केवल वही विकिरणें यहाँ से क्या होगी? ट्रांसफर होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, वहाँ से आगे निकलेगी। ठीक है ना, ट्रांसमिटेड होगी। बाकी विकिरणों को ही अपने अंदर ही रख लेते हैं। जो आपके काम की विकिरणें हैं उस तरंग दैर्ध्य वाली लाइटों को क्या करेगा? आगे ये पास करेगा, बाकी को ये रख लेगा। ठीक है, तो यहाँ कोई फिर से एक स्लिट लगी हुई है। ठीक है, वेरी गुड। और इस स्लिट से निकल के, इस स्लिट से निकल के आगे फिर से कोई क्या लगा हुआ है? एक लेंस लगा हुआ है। ठीक है, ये प्रकाश विकिरण आपकी ये आ रही है, ये आपका लेंस है। जब यहाँ से विकिरण जाएगी तो आगे आपके पास आपने एक थर्मोस्टेट लगा रखा है भाई। थर्मोस्टेट समझते हो? तो आपने जो पात्र ले रखा है उस पात्र में से ऊष्मा
अंदर या बाहर नहीं जा सकती। उसकी जो दीवारें हैं वो एक टाइप से रुद्धोष में है, लेकिन जो प्रकाश की विकिरणें हैं वो आर पार जा सकती है भाई। जो प्रकाश की विकिरणें हैं वो आर पार जा सकती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। ये लो भाई, ये आपका सैंपल रखा हुआ उसमें। जैसे यहाँ से निकलेगी ये किरणें, आगे कौन लगा हुआ है? संसूचक, डिटेक्टर। कौन लगा हुआ है? संसूचक यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक, ओके भाई। ये आपका थर्मोस्टेट है भाई, ध्यान रखना। कौन है? थर्मोस्टेट। और ये क्या है आपका? अभिक्रिया पात्र। ये क्या है आपका? अभिक्रिया पात्र है भाई। और इस पूरे को आप बोलते हो अभिक्रिया सेल। क्या बोलते हो? अभिक्रिया सेल। ठीक, यह वो क्या है? लेंस है। ये क्या है? स्लिट। इसको S2 कह देते हैं, इसको स्लिट S1 कह दो। ये फिर से क्या है? आपका लेंस है। और ये क्या है आपका? प्रकाश स्रोत। S फॉर सोर्स, S फॉर सोर्स। ये आपका क्या है? प्रकाश स्रोत। क्या आपका ये प्रकाश स्रोत है? ये आया समझ में? वेरी गुड। ये आपकी क्या है? स्लिट। क्या है? स्लिट S1, उसको बोलते हैं स्लिट S2। ये दूसरा लेंस है। देखो क्या होता है, आप प्रकाश सोर्स से लाइट डालोगे, लाइट डालोगे तो लाइट इस स्लिट से होके, इस लेंस से होके मोनोक्रोमेटर के ऊपर जाएगी, जिसको आप प्रिज्म कहते हो। फिजिक्स में देखोगे ना, प्रिज्म एक, इसके ऊपर से जाएगी। फिर ये जो मोनोक्रोमेटिक, इस मोनोक्रोमेटर का काम क्या है? ये केवल वांछित तरंग देने वाले किरणों को आगे भेजता है, जो आपको चाहिए। केवल उन्हीं भी किरणों को आगे भेजेगा, बाकी को अपने अंदर क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा। तो आगे भेजा तो फिर स्लिट S2 से होते हुए फिर अगले लेंस से होते हुए किस में जा रही है? वो थर्मोस्टेट में जा रही है। किस में जा रही है? थर्मोस्टेट में वो जा रही है विकिरणें। ध्यान रखना, थर्मोस्टेट में मतलब ये है कि इस पात्र में से वो आर पार हो सकती है विकिरणें। ध्यान रखना भाई, ठीक है। पात्र में से विकिरणें क्या हो सकती है? आर पार हो सकती है। ठीक, अब देखो हमने क्या किया, हमने पहले खाली एक्सपेरिमेंट किया, इस अभिक्रिया पात्र को निकाल लिया यहाँ से, और फिर इसमें से विकिरणों को जाने दिया और डिटेक्टर में उनकी तीव्रता चेक कर ली कि किस तीव्रता से वो जा रही है। फिर हमने क्या किया, इस अभिक्रिया पात्र को रखा बीच में और फिर डाला किसको? फिर हमने डाला किसको? इन प्रकाश के विकिरणों को डाला और फिर चेक करी कि इनकी जो तीव्रता है वो कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। और फिर दोनों की सहायता से एक बार तो खाली पात्र में किया अभिक्रिया करवाई, एक बार अभिक्रिया पात्र में कुछ ना कुछ लेके अभिक्रिया करवाई। अब दोनों की क्या कैलकुलेट करी, विकिरणों की तीव्रता कैलकुलेट करी, और फिर वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि क्वांटम यील्ड किसकी ज़्यादा आ रही है। समझ में आ गया? तो अब एक एक के बारे में आप लिख लो। देखो भाई, इसको तो C से रिप्रेजेंट करते हैं, मोनोक्रोमेटिक को C से रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, चलो तो अब एक एक के बारे में लिख लेते हैं अपन। ठीक है, लिखो प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत, ये जो लेंस है ना, इसको B से रिप्रेजेंट करें यहाँ पे। लेंस को कैसे रिप्रेजेंट करें? B से। ठीक है, लिखो सबसे पहला प्रकाश स्रोत। सबसे पहला लिखो आप प्रकाश स्रोत, हेडिंग डाल दो प्रकाश स्रोत। अब प्रकाश स्रोत के रूप में क्या क्या यूज़ करते हैं अपन? ऐसा नहीं डायरेक्शन को यूज़ कर लिया,
मरकरी लैंप यूज़ करते हो, सोडियम लैंप यूज़ करते हो, और कोई लैंप यूज़ करते हो, वो वाला, ठीक है। तो प्रकाश स्रोत के रूप में इसमें लिखना, प्रकाश स्रोत के रूप में सूर्य का प्रकाश, प्रकाश स्रोत के रूप में सूर्य का प्रकाश कोमा मरकरी वाष्प लेंस, सूर्य का प्रकाश कोमा मरकरी वाष्प लेंस कोमा आर्क लेंस, कोमा आर्क लेंस, सूर्य के प्रकाश के रूप में प्रकाश प्रकाश स्रोत के रूप में सूर्य का प्रकाश कोमा मरकरी वाष्प लेंस कोमा आर्क लेंस आदि में से किसी एक का उपयोग किया जा सकता है, आदि में से किसी एक का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट लाइन लिखना, मात्रात्मक परीक्षण के लिए, मात्रात्मक परीक्षण के लिए मरकरी वाष्प लेंस को सर्वोत्तम मानते हैं। मात्रात्मक परीक्षण के लिए, मात्रात्मक परीक्षण के लिए मरकरी वाष्प लेंस को सर्वोत्तम मानते हैं, ठीक है। अगला लिखो मोनोक्रोमीटर, नंबर 2 हेडिंग लगाओ और लिखो मोनोक्रोमीटर, ठीक है। क्या लिखोगे? मोनोक्रोमीटर, ठीक है। मोनोक्रोमीटर लिखना, लिखना भाई, इसमें लिखना, प्रकाश स्रोत से विकिरणें लेंस बी से होते हुए, प्रकाश स्रोत से विकिरणें लेंस बी से होते हुए मोनोक्रोमीटर में पहुंचती है, मोनोक्रोमीटर में पहुंचती है जहां अनैच्छिक विकिरणों का अवशोषण हो जाता है। प्रकाश स्रोत से विकिरणें लेंस बी से होते हुए, लेंस बी से होते हुए मोनोक्रोमीटर में पहुंचती है जहां अनैच्छिक विकिरणों का अवशोषण हो जाता है। अनैच्छिक मतलब समझ गए, जो अपने काम की नहीं हो, जहां अनैच्छिक विकिरणों का अवशोषण हो जाता है, ठीक है। तथा केवल उपयुक्त तरंगदैर्घ्य वाले विकिरणों का ही उत्सर्जन होता है, तथा केवल उपयुक्त तरंगदैर्घ्य वाले, तथा केवल उपयुक्त तरंगदैर्घ्य वाले विकिरणों का ही, उपयुक्त तरंगदैर्घ्य वाले विकिरणों का ही उत्सर्जन होता है। फिर नंबर 3 लिखो अभिक्रियाशील, नंबर 3 क्या लिखोगे? अभिक्रियाशील, रिएक्शन सेल, ठीक है। अभिक्रियाशील क्या होता है इसमें? इसकी जो दीवार होती है वो थर्मोस्टेट होती है, लेकिन इसमें से क्या जा सकती है, पर ये जो आप लाइट सोर्स ले रहे हो इसकी विकिरणें जा सकती है, ठीक। लिखना, मोनोक्रोमीटर से उपयुक्त तरंगदैर्घ्य वाले विकिरण, मोनोक्रोमीटर से उपयुक्त तरंगदैर्घ्य वाले विकिरण अभिक्रियाशील में जाते हैं, अभिक्रियाशील में जाते हैं। मोनोक्रोमीटर से उपयुक्त तरंगदैर्घ्य वाले विकिरण अभिक्रियाशील में जाते हैं, ठीक है। सामान्यतः यह ग्लास या क्वार्ट्ज का बना होता है, सामान्यतः यह ग्लास या क्वार्ट्ज का बना होता है, ठीक है भाई। सामान्यतः यह ग्लास या क्वार्ट्ज का बना होता है, जिसकी दीवार थर्मोस्टेट का कार्य करती है, जिसकी दीवार थर्मोस्टेट का कार्य करती है। सामान्यतः यह ग्लास या क्वार्ट्ज का बना होता है, जिसकी दीवार थर्मोस्टेट का कार्य करती है, जिसमें से प्रकाश विकिरणें आर पार हो सकती है, जिसमें से प्रकाश विकिरणें आर पार हो सकती है। लास्ट लिखो भाई, संसूचक, डिटेक्टर। देखो आप इसको ए कह सकते हो, इसको बी, इसको सी और डिटेक्टर को डी, जो भी आपको कहना है वो कह सकते हो। डिटेक्टर डी, संसूचक भी जिसको कहते हैं, ठीक है। मैंने बताया था क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस अभिक्रिया पात्र को उठा के फिर आर पार रिएक्शन, आप प्रकाश स्रोत डाल रहे हो, प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश आ रहा है उसकी तीव्रता ज्ञात कर लेते हो, फिर अभिक्रिया सेल को रख कर उसमें से पार करवा कर फिर उसकी तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखना, इसके द्वारा अभिक्रियाशील से उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता को ज्ञात किया जाता है। इसके द्वारा अभिक्रियाशील से, इसके द्वारा
अभिक्रियाशील से उत्सर्जित विकिरणों का, इसके द्वारा अभिक्रियाशील से उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता को ज्ञात किया जाता है। इसके द्वारा अभिक्रियाशील से उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता को ज्ञात किया जाता है। आगे लिखना भाई। पहले खाली अभिक्रियाशील में से गुजरने वाली तीव्रता, पहले खाली अभिक्रियाशील में से गुजार कर विकिरणों की तीव्रता संसूचक द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। पहले खाली अभिक्रियाशील में से गुजार कर विकिरणों की तीव्रता संसूचक द्वारा ज्ञात कर लेते हैं तथा बाद में अभिक्रियाशील में पदार्थ को भरकर फिर से विकिरणों को गुजार कर तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं तथा बाद में अभिक्रियाशील में पदार्थ को भरकर फिर से विकिरणों को गुजार कर तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। फिर से विकिरणों को गुजार कर तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। तथा दोनों के अंतर द्वारा अवशोषित विकिरणों की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। दोनों के अंतर द्वारा अवशोषित विकिरणों की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। हमें पता लग जाएगा कि कितनी विकिरणें अवशोषित हो रही है, उनकी तीव्रता कितनी है। ठीक है भाई, पहले खाली पात्र में से आपने अभिक्रियाओं को गुजार कर देख लिया कि इन विकिरणों की तीव्रता कितनी आ रही है। फिर क्या किया, उस अभिक्रियाशील में जो अभिक्रिया का पात्र था उसको रख दिया और फिर विकिरणों को गुजारा, तो अब उसमें कुछ ना कुछ जो विकिरणें वो क्या हो गई, अवशोषित हो गई। कितनी अवशोषित हुई, उनकी तीव्रता कितनी है, कैसे पता लगाएंगे। जो पहले खाली में से गुजारी थी वो माइनस अब जो पारगमित हो रही है वो, तो पता लग जाएगा कि अवशोषित विकिरणों की तीव्रता कितनी होती है। आगे समझ में, वेरी गुड। ये क्वांटम लब्धि खत्म होती है। लास्ट टॉपिक हेडिंग डालोगे आप, हेडिंग डालोगे प्रकाश सुग्राही अभिक्रियाएं, फोटो सेंसिटाइजर रिएक्शन। प्रकाश सुग्राही अभिक्रियाएं, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस यूनिट, प्रकाश सुग्राही अभिक्रियाएं, फोटोसेंसिटाइजर रिएक्शन। जो फोटो केमिस्ट्री है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिए गए है और इसको डिटेल से एमएससी में पढ़ते हैं भाई, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, ओके। प्रकाश सुग्राही अभिक्रियाएं, और इसी में एक हेडिंग हो रहा है ऊर्जा स्थानांतरण प्रक्रम। ऊर्जा स्थानांतरण प्रक्रम भी बोलते हैं भाई, एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस। सेम एक ही हेडिंग है सारी, फोटोसेंसिटाइजर रिएक्शन, फोटो सेंसिटाइजर रिएक्शन, और क्या लिख सकते हो, एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस। देखो भाई क्या होता है, कुछ जो रिएक्शंस होती है ना वो डायरेक्ट नहीं होती। जैसे आपने पढ़ रखा होगा, एंजाइम का काम सुन रखा होगा। एंजाइम अभिक्रिया में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते और फिर भी अभिक्रिया के वेग को घटाया बढ़ा सकते हैं, यही तो पढ़ते हो आप। तो होता क्या है, जो फोटोसेंसिटाइजर होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोन को अवशोषित कर लेते हैं। फोटोन को अवशोषित करके खुद क्या हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं और अपनी ऊर्जा
किसी दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को दे देते हैं। कई बार क्या होता है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं, जो अभिकारक अणु होते हैं, वो सीधे प्रकाश स्रोत से फोटोन को अवशोषित नहीं कर सकते और अवशोषित करके उत्तेजित नहीं हो सकते। तो वहाँ क्या होता है, जो सेंसिटाइजर होते हैं वो यूज़ होते हैं, सेंसिटाइजर यूज़ होते हैं, सुग्राही कारक यूज़ होते हैं। वो क्या करते हैं, पहले खुद क्या कर लेते हैं, ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और फिर खुद कहाँ चले जाते हैं, उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं। अब उत्तेजित अवस्था में जाकर अपनी एनर्जी किसी को दे देते हैं, दूसरे अभिकारक अणु को वो दे देते हैं, जिससे अब जो अभिकारक अणु है वो क्या हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। फिर वो वापस अपनी जगह आ जाते हैं। जो एनर्जी लेके आए थे वो एनर्जी किसी को दे दी, अभिकारक अणु को, और वापस अपनी जगह वो आ गए। फिर क्या करेंगे, फिर सूर्य की लाइट सोर्स से वो क्या लेंगे, फोटोन लेंगे। फिर वो जो एनर्जी को लेके वो कहाँ चले जाएंगे, उत्तेजित अवस्था में चले जाएंगे और फिर से अपनी एनर्जी किसी को दे के वो आ जाएंगे। तो उनका काम बस इतना ही है। वो किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी को रेट को मतलब किसी को उससे उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। उनका काम तो है एनर्जी को लेना और दूसरे को देना, लेना और दूसरे को देना, मतलब वो एक तरह से वाया का काम करते हैं। वो सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं, सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं। जैसे मान लो जो फोटोकेमिकल मतलब प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, वहाँ पे आपने सुना होगा क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है ना, वो किसका काम करता है, क्लोरोफिल किसका काम करता है, आपका सेंसिटाइजर का काम करता है। किसका काम करता है, सेंसिटाइजर का काम करता है। ठीक, एक दो एग्जाम्पल्स अपन इसके लिखेंगे। पहले परिभाषा लिख लो। वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश विकिरणों की उपस्थिति में भी, वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश विकिरणों की उपस्थिति में भी या तो संपन्न नहीं होती है, वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश विकिरणों की उपस्थिति में भी या तो संपन्न नहीं होती है या मंद गति से संपन्न होती है। ठीक है, वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश विकिरणों की उपस्थिति में भी या तो संपन्न नहीं होती है या मंद गति से संपन्न होती है। समझ में आ गया ना, मैंने कहा था ना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तो एनर्जी लेंगे नहीं, तो या तो वो संपन्न नहीं होगी या बिल्कुल मंद गति से संपन्न होगी। तो उनको करवाने के लिए, उन अभिक्रियाओं को फास्ट करवाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी आपको, सेंसिटाइजर की। किसकी आवश्यकता होगी, सेंसिटाइजर की। ठीक है, आगे लिखना, या मंद गति से संपन्न होती है लेकिन अशुद्धि की उपस्थिति में संपन्न हो जाती है, लेकिन अशुद्धि की उपस्थिति में संपन्न हो जाती है। प्रकाश सुग्राही अभिक्रियाएं कहलाती है, प्रकाश सुग्राही अभिक्रियाएं कहलाती है। फिर से रिपीट करता हूँ, वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में भी या तो संपन्न नहीं होती या बहुत मंद गति से संपन्न होती है, लेकिन अशुद्धि मिलाने पर तीव्रता से संपन्न हो जाती है, प्रकाश सुग्राही अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखना, नेक्स्ट लाइन लिखना, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में सक्रिय रूप से तो भाग नहीं लेते हैं, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं, अभिक्रिया में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं, लेकिन प्रकाश विकिरणों को अवशोषित करके, लेकिन प्रकाश विकिरणों को अवशोषित करके बोलो क्या हो जाएंगे, हाँ क्या हो जाएंगे, उत्तेजित हो जाएंगे। लेकिन प्रकाश विकिरणों को अवशोषित करके उत्तेजित हो जाते हैं, प्रकाश विकिरणों को अवशोषित करके उत्तेजित हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं तथा अपनी ऊर्जा को अभिकारक अणुओं को देकर, तथा अपनी ऊर्जा को अभिकारक अणुओं को देकर अभिक्रिया को संपन्न करते हैं, अपनी ऊर्जा को अभिकारक अणुओं को देकर अभिक्रिया संपन्न करते हैं। क्या कहलाते हैं, सुग्राही पदार्थ कहलाते हैं, सुग्राही पदार्थ कहलाते हैं, सेंसिटाइजर पदार्थ वो कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है, सेंसिटाइजर कहलाते हैं, सुग्राही पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखना, अगली लाइन से, एक प्रकाश सुग्राही कारक, बताओ क्या होता है, मैंने क्या कहा था, एक प्रकाश सुग्राही क्या करता है, सेंसिटाइजर क्या करता है, फोटोन लेगा, खुद एक्साइटेड होगा
और एक्साइटेड होकर अपनी ऊर्जा को उसको दे देगा अभिकारक अणु को और वापस अपनी जगह आ जाएगा। ठीक, तो ये लिखना है। एक प्रकाश सुग्राही कारक फोटोन अवशोषित करके उत्तेजित होता है। एक प्रकाश सुग्राही कारक फोटोन अवशोषित करके उत्तेजित होता है। एक प्रकाश सुग्राही कारक फोटोन अवशोषित करके उत्तेजित होता है और फिर अपनी ऊर्जा को किसी अभिकारक अणु को देकर दे देता है। अपनी ऊर्जा को किसी अभिकारक अणु को दे देता है, जिससे बताओ क्या करेगा वो अभिकारक अणु, क्या हो जाएगा? एक्टिवेटेड हो जाएगा। जिससे अभिकारक अणु सक्रिय होकर अभिक्रिया में भाग ले लेता है। जिससे अभिकारक अणु सक्रिय होकर अभिक्रिया में भाग ले लेता है। जिससे अभिकारक अणु सक्रिय होकर अभिक्रिया में भाग ले लेता है। इस प्रकार प्रकाश सुग्राही कारक अभिक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लिए बिना ध्यान रखना भाई, सक्रिय रूप से भाग लिए बिना, इस प्रकार प्रकाश सुग्राही कारक अभिक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लिए बिना प्रकाश अक्रिय पदार्थ से अंडरलाइन करना भाई। इस प्रकार प्रकाश सुग्राही कारक अभिक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लिए बिना प्रकाश अक्रिय पदार्थ से प्रकाश सक्रिय अभिक्रिया संपन्न करवा देता है। प्रकाश अक्रिय पदार्थ से प्रकाश सक्रिय अभिक्रिया संपन्न करवा देता है। ध्यान रखना भाई, प्रकाश अक्रिय पदार्थ से प्रकाश सक्रिय अभिक्रिया संपन्न करवा देता है। अतः प्रकाश सुग्राही कारक ऊर्जा वाहक की भांति कार्य करता है, एनर्जी कैरियर। अतः प्रकाश सुग्राही कारक ऊर्जा वाहक एनर्जी कैरियर की भांति कार्य करता है। अतः इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊर्जा स्थानांतरण प्रक्रम कहते हैं। समझ में आ गया क्या? एनर्जी पहले सेंसिटाइजर खुद लेगा, फोटोन लेगा, एक्साइटेड होगा, एक्साइटेड एनर्जी किसको देगा? किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को देगा। फिर वो एक्टिवेट होगा और एक्टिवेट होकर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। इनका काम क्या है? प्रकाश अक्रिय पदार्थ को सक्रिय करके प्रकाश अक्रिय पदार्थ से प्रकाश सक्रिय अभिक्रियाएं संपन्न करवा देते हैं। कैसे करवाते हैं? अपनी ऊर्जा उसको देकर। तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। इसलिए इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? ऊर्जा स्थानांतरण प्रक्रम इसको कहते हैं। अब दो एग्जाम्पल इसके आप लिख लो। लिखो उदाहरण लिखो। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल पहला है क्लोरीन द्वारा प्रकाश सुग्राही अभिक्रिया। क्लोरीन द्वारा प्रकाश सुग्राही अभिक्रिया। ठीक है भाई, ठीक, ओके। यहाँ पे जो क्लोरीन है वो एनर्जी लेगा। ये जो ओजोन मॉलिक्यूल है डायरेक्ट तो इससे एनर्जी लेंगे नहीं। पहले कौन लेगा? क्लोरीन लेगा, फिर क्लोरीन इनको देगा और फिर रिएक्शन करवाएगा। दूसरा लिखना आप, दूसरा एग्जाम्पल लिख लो। प्रकृति में प्रकाश सुग्राही अभिक्रिया। दूसरा एग्जाम्पल लिखो, प्रकृति में प्रकाश सुग्राही अभिक्रिया। इसमें लिख लो, प्रकृति में संपन्न होने वाली प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। प्रकृति में संपन्न होने वाली
प्रकृति में संपन्न होने वाली प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या है? एक प्रकाशोग्राही अभिक्रिया है, एक फोटोसेंसिटाइजर रिएक्शन है, एक प्रकाश सुग्राही अभिक्रिया है। ठीक है, चाहो तो रिएक्शन लिख सकते हो, तो क्लोरोफिल आपका जो क्लोरोफिल है, जैसे वो फोटोन आप उसके ऊपर डालोगे वो एक्साइटेड हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोफिल क्या हो जाएगा? एक्साइटेड हो जाएगा। और आपको पता है कि आप क्या करवाते हो, CO2 अपन भी छोड़ते हैं और पेड़ पौधे भी छोड़ते हैं, और पानी, इसके साथ किसको लोगे? क्लोरोफिल को। किसको लोगे? क्लोरोफिल को आप लोगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? उनका भोजन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उनका भोजन बन जाएगा। और आगे क्या निकल जाएंगे? अपने सब के लिए ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ओके। चलो तो भाई, ये आपकी फोटोकेमिस्ट्री ख़त्म होती है भाई, ध्यान रखना। और भी अगर आपको एग्जाम्पल मिलें, काफ़ी हैं इतने वैसे तो, और भी मिल सकते तो आप उनको पढ़ सकते हो। ठीक है, इसी के साथ अपना जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। ठीक भाई, ओके।